नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए। सहारनपुर चौक देहरादून में टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभा यात्रा में शामिल होकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री कृष्णा गिरी महाराज और महंत दिगंबर भरत गिरी महाराज के साथ पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। आपको बता दें, ऐतिहासिक टपकेश्वर महादेव की 24वीं शोभा यात्रा में जगह जगह सामाजिक और धार्मिक संगठन की ओर से पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। श्रीराम दरबार अयोध्या खाटू श्याम समेत 45 झांकियों ने यात्रा को और भी भव्य बना दिया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। और आगे बढ़ते हैं, जहां पर देहरादून आईएसबीटी पर पंजाब की एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि राजधानी देहरादून में जो है रेप कैपिटल बनती जा रही है और इसी के साथ उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सरकार सोई हुई है और राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले को सड़क से लेकर सदन तक जोरों शोरों से उठाएगी। देखिए, कानून व्यवस्था तो है कहां कानून व्यवस्था। राजधानी में आईएसबीटी में जहां सबसे पहले यात्री आता है पूरे देश से कहीं से भी, वहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप हो जाता है। पुलिस चौकी बगल में है और आईएसबीटी जहां 24 घंटे बसें जहां से डिस्प्ले होती हैं, उस जगह पर एक बच्ची का वहां पर रेप हो जाता है। भादराबाद में तो बीजेपी का एक पदाधिकारी रेप कर देता है। और वही मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन को शीर्ष आलाकमान ने कश्मीर की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। काजी निजामुद्दीन को कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक का बनाया गया है। बताते चले कि चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होना है और पहला चरण 18 सितंबर को है और जबकि दूसरा चरण 25 सितंबर और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को है। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। तो वही ऐसे में कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करा चुके विधायक काजी निजामुद्दीन पर विश्वास जताया है और उन्हें कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय मीडिया समन्वय की अहम जिम्मेदारी सौंपी है। और वही सीट्स ऑफ इनोसेंस का सेंटर हल्द्वानी में खुल चुका है। कुमाऊं की अलग अलग जगहों में लोगों की परेशानी को देखते हुए सीट्स ऑफ इनोसेंस ने यह फैसला लिया है। वही सीट्स ऑफ इनोसेंस सेंटर के उद्घाटन में सांसद अजय भट्ट, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। सीट्स ऑफ इनोसेंस प्रजनन चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम है जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF और जनशक्ति केंद्र की एक सीरीज है। अभी हम लोग लगभग 30 शाखाएं चलाते हैं सीड्स ऑफ इनोसेंस के नाम से। और ये सेंटर मैंने कुमाऊं हल्द्वानी में इसलिए खोला क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पेशेंट गाजियाबाद और दिल्ली आ रहा था और पेशेंट बेचारा पहाड़ से उतर के 1.5 महीना दिल्ली रुकता है। अब वो सारी सुविधाएं उनको हल्द्वानी में उपलब्ध है। उनका अंडे, शुक्राणु सब यहाँ निकलेंगे, बच्चा होगा, सारी सुविधाएं हल्द्वानी वाले सेंटर में उपलब्ध है। सहूलत मिलेगी? बिल्कुल, ये बहुत एक्सपेंसिव सेंटर नहीं है, इसीलिए हमने हल्द्वानी में खोला है ताकि लोगों को मदद मिले। हम भी समझते हैं कि ऊपर पहाड़ में लोगों को दिक्कत होती है कॉस्टिंग में, यहाँ EMI सुविधा उपलब्ध है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में अभी तक 12 लाख लोग जो है आयुष्मान से इलाज करा चुके हैं। 60 लाख से ज्यादा लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और अभी
हल्द्वानी में यशोदा ग्रुप जो बड़ी चेन है हॉस्पिटल के क्षेत्र में, और इनके पूरे देश में कई सेंटर भी हैं। ये हर प्रकार के हॉस्पिटल चलाते हैं। उन्होंने अभी अपनी एक ब्रांच हल्द्वानी में खोली है और इसमें विशेषकर 3 चीजें हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। IVF सेंटर पहली बार हल्द्वानी में खुल रहा है। सीधे शब्दों में अगर हम कहें कि जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं या नहीं होते हैं किन्हीं कारणों से, और पति पत्नी अपने को कभी भी या परिवार वाले अपने को कभी भी असहाय न समझें या फिर फ्रस्ट्रेशन में न रहें, इसलिए जो ये तकनीक है बहुत अच्छी तकनीक है। आपको बच्चा बनाकर तैयार होके बच्चा आपको मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैंने सीधे शब्दों में बताया है। अरे भाई कैमरा बता रहे हैं, कैमरा पीछे रखना भाई। और आगे बढ़ते हैं, जहां देहरादून ISBT में एक मानसिक रूप से आंशिक विक्षिप्त 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी से बस में सामूहिक दुष्कर्म का मामला संज्ञान में आते ही उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष राजकीय बालिका निकेतन किशोरी गृह पहुंची, जहां उन्होंने SSP देहरादून अजय सिंह और जिला प्रवेशन अधिकारी के साथ पीड़िता किशोरी से मुलाकात कर उसका हाल जाना। आयोग अध्यक्ष ने पीड़िता से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली, तो वही प्रकरण की जानकारी के बाद महिला आयोग की अध्यक्ष के सम्मुख SSP अजय सिंह के निर्देशन में पुलिस ने चिन्हित सभी आरोपियों की पहचान पीड़िता से फोटो के माध्यम से कराई, जिसके बाद घटना की जानकारी लेते हुए SSP देहरादून अजय सिंह को निर्देश दिए। आज जैसे जानकारी मिली है कि ISBT देहरादून में एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, तो जानकारी मिलते ही तुरंत ही मैं बच्ची से मिलने किशोरी गृह गई हूँ देहरादून के, और बच्ची से बातचीत भी की है। तो इस प्रकार से अगर इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय घटना है और किसी बच्ची के साथ इस तरह का रेप हो, तो पुलिस भी लगातार सभी अपराधियों को चिन्हित कर लिया है। और कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता का मामला शांत भी नहीं हुआ, जहां पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी डॉक्टरों का विरोध लगातार जारी है। लेकिन वही राजधानी देहरादून में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। देहरादून के ISBT में बस के अंदर एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जो कि पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस के ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में ले लिया है, जिससे उन्होंने कबूला है कि लड़की के साथ उन्होंने गलत कार्य किया है। फिलहाल अभी मेडिकल की रिपोर्ट आनी बाकी है। SSP अजय सिंह ने बताया कि ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी 3 लोगों के नाम और सामने आए हैं, उन्होंने भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रात्रि करीब 1:30-2 के बीच में वहां पर जो गार्ड एक ISBT पर है, उसने एक बालिका को देखा कि वो एक उसकी दुकान पर जो मैगी की वहां बन रही थी दुकान पर बैठी हुई थी, और इसके बाद देखा कि वहां एक व्यक्ति साथ में बगल में खड़ा था, उससे कुछ बातें कर रहा था। उसको संदिग्ध लगते हुए कि रात्रि में सिर्फ बच्ची एक वहां पर बैठी हुई है, तो उसने वहां पर जो 1098 की यूनिट रहती है, उसमें एक व्यक्ति रहता है, उनको इन्फॉर्म किया। उनका नाम है श्री दिगंबर जी। तो उन्होंने इसके बाद चूंकि महिला उसमें बच्ची थी, तो उन्होंने अपनी दूसरी यूनिट में जो दूसरी महिला काम करती है जो ISBT पर थी, उसको कॉल करके फिर उसको वहां पर बुलाया, और बुलाने के बाद जो बच्ची से प्राथमिक जानकारी करी तो वो अपना नाम पता बहुत ज्यादा नहीं बता पा रही थी। ये बताया जो प्राथमिक जांच में उन्होंने लिखा है रिपोर्ट में, उसमें लिखा था कि पटियाला से मैं आई हूँ और मेरे माँ बाप नहीं है। तो ये रिपोर्ट में उन्होंने जो प्राइमरी रिपोर्ट होती है उन्होंने उसको अंकित किया, और इसके बाद जो नियम होता है उनका कि थाने पर बताकर कि बच्चा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियां। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में 14,500 करोड़ से अधिक का किया गया है खास प्रावधान।
मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को उपलब्ध कराया जा रहा है व्यापक बाजार। राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत उद्योग स्थापित करने को दिया जा रहा है ऋण, जिसमें 20 से लेकर 25% तक दी जा रही है सब्सिडी। उत्तराखंड सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में की है सम्मानजनक बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कराई जाती है उपलब्ध। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण के लिए बनाया गया है कानून। पहाड़ की महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखकर बनाई गई है महिला नीति। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए हमने लिए हैं अहम फैसले। रक्षाबंधन पर सार्वजनिक बसों में बहनों के लिए होगी निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था। भाई बहन के प्रेम, अटूट विश्वास और अगाध प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी सरकार द्वारा माताओं बहनों के लिए रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। भाई बहन के प्रेम और विश्वास को अभिव्यक्त करने वाला यह पवित्र पर्व आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलमय हो। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सशक्त मातृशक्ति, सशक्त उत्तराखंड। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर कालाढूंगी से है, जहां पर चकलुआ क्षेत्र के पास रोड बारिश में क्षतिग्रस्त होने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा बनाने के बाद भी बार बार टूटने को लेकर पीडब्ल्यूडी ने उस स्थान पर केवल 13 दिनों में वैली ब्रिज बनाकर तैयार कर दिया, जिसको आम जनता के लिए खोल भी दिया गया है। वही ब्रिज बनने को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि ब्रिज को लेकर पूरी तत्परता से कार्य किया गया। वही कालाढूंगी विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बंशीधर भगत ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार जनता के हित में कार्य कर रही है और जनता की सुविधा के लिए विभाग के द्वारा वैली ब्रिज तैयार किया गया है। बिल्कुल, आज कहीं न कहीं जो लगातार 1 महीने से यह पुल टूट जाने के कारण बरसात में जो भारी बाढ़ आ गई थी, जिससे यहाँ पर जो स्टेट हाईवे है यह जीर्ण शीर्ण हो गया था। आज कहीं न कहीं आज पूरे आम जनमानस को एक राहत मिली है और साथ ही साथ जो अंदर हमारे ग्रामीण क्षेत्र लगे हुए हैं, ग्रामीण लोगों को भी आज राहत मिली है, क्योंकि यह पुल टूट जाने के कारण हमारे आवागमन का जो एक मात्र जो विकल्प था, गांव के बीच से होकर बाईपास रोड बनाया गया था और कहीं न कहीं जिससे गांव की सड़कें भी काफी टूट-फूट हो गई थी और आज एक जो ट्रैफिक का जो भार था वो गांव के आंतरिक मार्गों पर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो हमने कल ट्रायल ले लिए थे परसों और करीब 54.4 टन में वाहन पास हो चुके हैं। हालांकि इसको हम, चूंकि स्टेट हाईवे है तो स्टेट हाईवे में इससे भी ज्यादा कैपेसिटी के वाहन आते हैं, उसके लिए हम इसको 70R में कन्वर्ट करेंगे। 70R का मतलब है 70 टन तक उसकी भार वहन क्षमता तो उससे की होती है। क्योंकि अभी कंक्रीट अभी पेडेस्टल है, पूरा स्ट्रेंथ नहीं लिए हुए हैं, तो इसलिए हमारा कार्यक्रम उसको करीब 21 दिन या 28 दिन तक हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग 70R में कन्वर्जन करेंगे। कितनी लागत आएगी इसमें? देखिए जो वैली ब्रिज है ये पहले से ही प्रोक्योर्ड थे और हमारे नालको स्टोर में रखे हुए थे, तो इसलिए उसकी अगर हम लागत की बात करें और जो यहाँ पर सिविल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई है और प्लस इरेक्शन, वो करीब 35 लाख है। अगर हम ओवरऑल करें तो वो ये मान के चलिए कि 2 करोड़ के आसपास इसकी लागत आएगी। अगर वैली ब्रिज को लगाएं तो 2 करोड़ के आसपास बैठेगी। था, लेकिन उसकी कॉस्ट तो होती है करीब 1.5 करोड़ की वो कॉस्ट है, उसको लगा के करीब 2 करोड़ के आसपास का पुल बन रहा है। उम्मीद है कि बहुत अच्छा पुल बनेगा और हम कोशिश करेंगे अतिशीघ्र हम नए एक पक्के पुल का निर्माण यहाँ पर करें। बरसात में आपदा आती है और आपदा के साथ साथ इसका निराकरण भी किया जा सकता है। जहाँ भी हो, चाहे बेलपड़ा हो, कालाढूंगी हो,
हल्द्वानी हो, जहाँ भी आपातकालीन स्थिति बनती है वहाँ पर जिले के एंटाइड फंड से या जिलाधिकारी मद से या मद से उसको ठीक करना। हट जाओ भैया, हट जाओ। पौड़ी जिले के कोटद्वार खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि दिन दहाड़े प्रशासन की नाक के नीचे नदियों से अवैध खनन करते हैं। अगर कोई पत्रकार इनकी चोरी को उजागर करने घटनास्थल पर पहुंचता है तो ये माफिया जानलेवा हमला कर देते हैं। और ऐसा ही एक जानलेवा हमला कोटद्वार के इलेक्ट्रॉनिक का मीडिया की पत्रकार पर अवैध खनन माफिया ने कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने घायल पत्रकार को मेडिकल के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उनके सर पर 3 टांके लगे हैं। पुलिस ने भी हमले में घायल पत्रकार की तहरीर पर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने कहा है कि मामले की मिली शिकायत पर जांच की जा रही और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, हमारे पास जब भी खनन की शिकायत प्राप्त होती है तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है। क्योंकि जो खनन के पट्टे हैं, जो खनन जहां पे की जाती है, उसका कोई रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं होता है और पुलिस के पास ना ही वो अधिकार होता है कि वो खनन के पट्टों की चेकिंग करवाए। जो पुलिस का अधिकार क्षेत्र है, जब भी कोई खनन के वाहन ऑन रोड आते हैं तो उनको हम लोग चेक करवा सकते हैं और उसी के अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं। और कभी भी किसी प्रकार की खनन की कहीं पे कार्रवाई आती है तो हम जिला प्रशासन और जो खनन अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर इसमें कार्रवाई करते हैं। मैं यही मांग करता हूं कि जो ये लोग रामनगर कोतवाली पुलिस ने 4 दिन पूर्व हुई बाइक चोरी के मामले में चोर को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि 15 अगस्त की रात ग्राम अजोले सल्ट जिला अल्मोड़ा निवासी ललित सिंह नेगी ने पुलिस को भी सूचना में बताया कि उसकी बाइक 15 अगस्त की रात लोक निर्माण विभाग की वर्कशॉप के पास से अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई है। कोतवाल ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए सीसीटीवी की फुटेज खंगाली गई है और आगे की कार्रवाई की गई है। सर, एक बाइक चोरी का भी मामला है, पुलिस ने बाइक बरामद की है, क्या है पूरा मामला? देखिए, लखनपुर निवासी ललित नेगी ने एक तहरीर दी थी कि 15 तारीख को उसके घर के सामने से एक बाइक चोरी हो गई थी। पुलिस ने तत्काल उस पर अभियोग पंजीकृत करते हुए कल अभियुक्त को सूरज को मैं चोरी किए गए वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को मारे न्यायालय पेश किया जा रहा है। कोलकाता की घटना के विरोध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर के डॉक्टरों ने काम का बहिष्कार करते हुए एक कैंडल मार्च निकाली, जो कि गदरपुर के सरकार के अस्पताल से थाना परिसर तक निकाली गई। इस मौके पर डॉक्टर राजीव चौहान ने बताया कि कोतवाल की महिला डॉक्टर के साथ एक जघन्य अपराध हुआ है और हम सुरक्षा की मांग करते हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि देश भर के डॉक्टर को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। वहीं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अंजनी कुमार ने बताया कि गदरपुर में 24 घंटे का ओपीडी बहिष्कार रहेगा और साथ ही सभी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सर, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है सरकार से। आज़ादी का 78वां दिवस हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और ये 78 वर्षों में हम तक एक महिला कानून, एक प्रोटेक्शन कानून, एक मेडिकल प्रोटेक्शन बिल नहीं ला सके। हम कैसे हम सुरक्षा की भावना से अपनी ड्यूटी स्थल पे जाएंगे? महिलाएं जो रात में अकेली ड्यूटी करती है, एक महिला डॉक्टर रहती है, उनके साथ 2 महिला स्टाफ नर्स रहता है, यदा कदा हम भी रहते हैं, तो उनमें एक भावना सुरक्षा की रहती है। कब क्या दुर्घटना हो जाए। हम अपने स्टेट से भी और सेंटर से भी डिमांड करते हैं कि हमें प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए और उसमें जो है हमारी सुरक्षा को मतलब सुनिश्चित किया जाए कि डॉक्टरों की और मेडिकल फैकल्टी की कैसे सुरक्षा कर सकेंगे। इस तरह के कार्य प्रभावित होंगे सभी डॉक्टर्स के। उत्तराखंड की बात करें, अभी हमने उत्तराखंड में जो है ओपीडी बहिष्कार किया है 24 घंटे का। ये कल सुबह 6 बजे तक हमारा जारी रहेगा, है ना। तो किन संगठनों का आह्वान था और कौन कौन लोग आपकी? और वहीं मसूरी में मेरठ का
तलवार दंपति पिछले 30 सालों से निरंतर जनसंख्या वृद्धि के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है और ये आंदोलन कोई सड़क जाम या फिर प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उल्टी पैदल यात्रा के तहत किया जा रहा है। मसूरी में भी तलवार दंपति ने उल्टा पैदल चलकर लोगों को देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूक किया है। उन्होंने हम दो हमारे दो और सुखी परिवार के भी नारे लगाए। तलवार दंपति पिछले 30 सालों से देश के 400 शहरों में घूमकर आम जनमानस को बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूक करने की मुहिम चला रहा है। वहीं केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण किए जाने को लेकर कानून बनाने की मांग भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 39 सालों में केंद्र सरकार को 1 लाख से ज्यादा पत्र लिखकर देश में जनसंख्या नियंत्रण किए जाने के लिए कानून बनाने की मांग की जा रही है। सरकारों से ये मांग कर रहे हैं कि देश में अब 2 बच्चों का कानून बनना चाहिए और ऐसा शायद भारत में होता है। हम पिछले 30 साल में इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, हमने उन सब से मिलने का समय मांगा। इसलिए समय मांगा कि हम जनसंख्या वृद्धि पर कानून चाहते हैं और 400 शहरों में पदयात्रा कर चुके हैं। हम सड़कों पर उल्टा इसलिए चलते हैं क्योंकि सरकार उल्टा काम कर रही है। उल्टा चलकर सीधी बात समझाने की कोशिश करते हैं कि सरकार तमाम समस्याओं पर। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में 14,500 करोड़ से अधिक का किया गया है खास प्रावधान। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को उपलब्ध कराया जा रहा है व्यापक बाजार। राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत उद्योग स्थापित करने को दिया जा रहा है ऋण, जिसमें 20 से लेकर 25% तक दी जा रही है सब्सिडी। उत्तराखंड सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में की है सम्मानजनक बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कराई जाती है उपलब्ध। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण के लिए बनाया गया है कानून। पहाड़ की महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखकर बनाई गई है महिला नीति। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए हमने लिए हैं अहम फैसले। रक्षाबंधन पर सार्वजनिक बसों में बहनों के लिए होगी निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था। भाई बहन के प्रेम, अटूट विश्वास और अगाध प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी सरकार द्वारा माताओं बहनों के लिए रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। भाई बहन के प्रेम और विश्वास को अभिव्यक्त करने वाला यह पवित्र पर्व आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलमय हो। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सशक्त मातृशक्ति, सशक्त उत्तराखंड। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। ऋषिकेश में आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में रक्षा सूत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आईटीबीपी के जवान शामिल हुए, जहां स्कूल की छात्राओं ने आईटीबीपी के जवानों को रक्षा सूत्र बांधकर देश की रक्षा का वचन लिया। आपको बता दें कि रक्षा सूत्र कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल के प्रधानाचार्य उमाकांत पंत और आईटीबीपी के सब इंस्पेक्टर चित्रमणि बटोरी ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान सब इंस्पेक्टर चिंतामणि बटोरी ने कहा कि आईटीबीपी के जवान भले ही अपनी बहनों के बीच में नहीं है, लेकिन स्कूल की छात्राओं ने रक्षा सूत्र बांधकर जो प्यार उन्हें दिया है, उसने बहनों से दूर होने की कमी को पूरा कर दिया है। प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने आईटीबीपी के जवानों को स्कूल में आने पर शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया।
और वहीं एकल विद्यालय के परिवार ने दिनेशपुर थाने में पुलिस कर्मियों को राखी बांधकर ईश्वर से दीर्घायु की कामना की। इस दौरान दिनेशपुर थाने में एकल विद्यालय महिलाओं ने थानाध्यक्ष नंदन सिंह रावत और पुलिस कर्मियों को रक्षा सूत्र से बांधा। और इस दौरान निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने कहा है कि किसी भी त्यौहार में पुलिस कर्मियों को छुट्टी नहीं मिलती है। और इस दौरान थानाध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने कहा कि भाई बहन का यह त्यौहार जो मैंने थाने पहुंची और जो नहीं आ पाए, सबको मेरी ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये त्यौहार हम लोग हर वर्ष दिनेशपुर थाने में मनाते हैं, क्योंकि जो हमारे पुलिस भाई लोग हैं वो घर तक पहुंच नहीं पाते हैं और घर की याद तो आती है बेशक त्योहारों में। तो हमारी जो दिनेशपुर संच के जो विद्यालय की हमारी बहनें हैं, उनको रक्षाबंधन के इस त्योहार पे राखी बांध के अपना एक अपनत्व जताती हैं कि आपके भाई बहनों का प्यार हमेशा बना रहे। पहले तो सभी क्षेत्र के महिला बहनों को जो राखी बांधने आई, जो नहीं आ सकी, उनको मेरी तरफ से, मेरे पुलिस परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहन का ये त्यौहार हर साल आता है। एक भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहता है। भाई का बहन के प्रति जो कर्तव्य है उसको निभाने के लिए एक याद दिलाने की जरूरत तो होती नहीं है। वैसे भी हर भाई अपनी बहन की सुरक्षा में हमेशा 24 घंटे खड़ा रहता है। आज दिनेशपुर थाना में जो रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ एसओ साहब को। एसओ ने जो हमारे एकल विद्यालय के बहनों के हाथ से जो राखी बांधा है, मैं यही कहूंगी एसओ साहब को जो हमारे बहनों को रक्षा करे और हमारे पूरे दिनेशपुर का रक्षा करे, क्योंकि आज ये जो हमारे थाना अध्यक्ष जी है, उन्होंने तो अपने घर पे नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनका भी ड्यूटी होता है। इसलिए उन्होंने जो हमारे बहन लोग आते हैं उनसे राखी बांधते हैं। और ये अध्यक्ष जी कहते हैं कि जो हमारे जितने भी बहन हैं, मैं उनके साथ रहूंगी और उनका सुरक्षित करूंगी। और वही चंपावत के अमोड़ी में रक्षाबंधन के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। जो प्रेम और आशीर्वाद दिया है, उससे मुझे और अधिक कार्य करने की भरपूर ऊर्जा मिली है। और ये ऊर्जा लेकर मैं निश्चित रूप से जो हमारे राज्य के लिए काम करना है, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, अपनी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, उनके उत्थान के लिए काम करना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद, मेरे अंदर भरपूर ऊर्जा जो है देने का काम आप सबके माध्यम से हुआ है। 2 साल पहले आप सभी माताओं बहनों के आशीर्वाद देकर मुझे यहां से विधानसभा का सदस्य बनाया था। तब से मैंने संकल्प लिया था। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। महिला